हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला सेट लेके आए हुए हैं। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जैसे कि सीयूईटी का एग्ज़ाम हो गया, एंट्रेंस का, बीएड का, या फिर आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, या फिर आपका महाराष्ट्र सीईटी हो गया, आपका राजस्थान का पीईटी हो गया, आपका छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम हो गया, सभी के लिए ये यूज़फुल होने वाला है। इसके अलावा देखिए, आरआई का एग्ज़ाम हो गया बीएड का, और फिर आपका इग्नू का एग्ज़ाम हो गया। सारे में जिसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेट 7 तक हमने करवा दिया था, तो अगर पहले भी सेट्स अगर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद सेट 7 तक आप लोग हमारे सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो चलिए जब हम लोग सेट 8 देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्पावरिंग स्कूल विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ द मोस्ट इन इट्स टीचर्स। बोलते हैं, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा। तो देखिए, एम्पावरिंग स्कूल्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं ना, एम्पावरमेंट के लिए, जो ताकि स्टूडेंट्स का और टीचर्स का दोनों के एम्पावरमेंट के लिए क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या करते हैं, एक तरह से देते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो कि जो भी अचीवमेंट्स हों, जो भी अचीवमेंट्स पाएँ, अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धियाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मौके। तो एम्पावरिंग स्कूल मतलब सशक्त विद्यालय क्या करते हैं, बच्चे और टीचर्स दोनों को मौके देते हैं। मतलब कि एक तरह से उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ताकि वो क्या कर सके, जो भी अचीवमेंट्स उपलब्धियाँ हैं टीचिंग के थ्रू, उनको वो अच्छे तरीके से अचीव कर पाए, प्राप्त कर सके, है ना। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि एम्पावरमेंट स्कूल्स मतलब कि बेटर टीचिंग, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके, बेटर टीचिंग, है ना। तो बेटर टीचिंग हमसे कैसे मिल सकता है, तो देखिए बेटर टीचिंग कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ये दिया हुआ है, कहाँ पे देखते हैं, डिसिप्लिन्ड नेचर। तो देखिए, डिसिप्लिन रहना टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या डिसिप्लिन से क्या आप अपने टीचिंग के जो बेस्ट वे है, क्या आप उसको अचीव कर सकते हो। बहुत सारे टीचर हो सकते हैं कि डिसिप्लिन हो, लेकिन उनका टीचिंग का पढ़ाने का तरीका सही नहीं हो, तो हमें ऐसे कोई ऑप्शंस ढूंढने हैं जो सबसे सटीक हो। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हम लोग टिक नहीं करेंगे। मेमोरी देखिए, यहाँ पे स्मृति दिया हुआ है, अनुशासित स्वभाव तो कट गया यहाँ पे। मेमोरी अगर शिक्षक का अच्छा है तो वो अच्छे से डील कर सकते हैं जो भी वो पॉइंट्स लेके आए हुए हैं। लेकिन टीचिंग का अगर मेथड सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, तो वो उन पे क्या कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। मेमोरी एक तरह से हेल्प कर सकता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं, है ना। हो सकता है कि कुछ टीचर्स को बहुत ज़्यादा आता हो, मेमोरी बहुत तेज़ हो, लेकिन वो अच्छे तरीके से अपने जो बातें हैं वो रख नहीं सकते हैं। चलिए, तो आप लोग को मैंने बता दिया, है ना। तो और ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड और टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना रहता है योग्यता, मतलब प्रतिस्पर्धी योग्यता यहाँ पे होता है, प्रतिस्पर्धी छूट गया है, प्रतिस्पर्धी योग्यता छूट गया है हिंदी में पूरा। ठीक है, तो पूरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का क्या होता है। तो इससे क्या होगा ना कि कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड से क्या होता है कि बच्चों को वो अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे बच्चे क्या हो, अपने जो लर्निंग के गोल्स हैं, वो जो सीखना है उनको, क्लास का जो लक्ष्य रखा गया है कि ये क्लास के बाद हमको सीख लेना है, तो अगर ये टीचर्स जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, दूसरों से बेटर पढ़ाएं, दूसरे टीचर से बेटर पढ़ाने के लिए क्या करें, अपने में जोर डालें, अपने स्किल्स में जोर डालें, ताकि हम अपना बेटर कर सकें। सूक्ष्म शिक्षा में मैंने आपको बताया था ना कि एक कौशल में, एक स्किल में हम लोग क्या करते हैं, बार बार से उसमें क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं, ताकि हमारा टीचिंग का जो मेथड हो वो सबसे अच्छा तरीके से हो सके, टीचिंग का जो गोल है हम लोग अचीव कर सकें। तो हम एक तरह से क्या करते हैं, टीचिंग का ऐसा चीज़ खोजते हैं ताकि हम लोग बच्चों को अच्छे तरीके से डील कर सके, जो भी उनको सीखना है उनको हम क्लास को बहुत ही स्मूथली समझा सके, बहुत ही आसानी से समझा सकें। तो प्रतिस्पर्धी एप्टीट्यूड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ताकि वो पहले से, है ना, बेटर कर सके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट आपका सही नहीं होगा, हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम लोग उसमें सुधार कर सकते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, बेटर जजमेंट, आपको बेटर जजमेंट देता है प्रॉब्लम्स का, जो भी आप पहले गलतियाँ कर चुके हैं, बेटर जजमेंट जिसको बोल सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, क्या है कि एक बार जो चीज़ आप लोग कर चुके हैं, बाद में उसी में सुधार करते जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है,
वाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन स्कूल, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया है। इट विल मेक देम फिजिकली स्ट्रांग, या उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, गठन उनका मजबूत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है इट विल मेक टीचर्स वर्क ईजी, इसमें शिक्षक का काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इट विल बी हेल्पफुल इन पासिंग टाइम, टाइम पास करने में मददगार साबित होगा। ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया ना, आप लोग देख के समझ में आ रहा होगा। टाइम पास करने के लिए खिलवाना है क्या, या फिर आपको काम आसान हो जाएगा, ऐसे पहले के टीचर्स करते भी थे ऐसे। तो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल एलिमिनेट करना है आपको। आगे देखते हैं। इट विल डेवलप कॉपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस, या सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रहा है। तो ए और डी में आप लोग का यहाँ पे हो सकता है कि सही कौन होगा। ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पे जो भी बच्चे ने टिक किया है ए ऑप्शन, बिल्कुल तरीके से नहीं करना है, ऐसे टिक नहीं करना है, या उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। ये ऑप्शन मतलब कि ठीक है, लेकिन सभी तरह से सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिजिकली स्ट्रांग करता ही है। आपको फिर मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, फिजिकली स्ट्रांग तो होना ही होना है, लेकिन जो बच्चों में ना मोटर एक्टिविटीज़ होंगी, जो बच्चे जितना ज़्यादा खेलेंगे कूदेंगे, उनका याद रखिएगा उनका ब्रेन भी उतना ही अच्छे से काम करेगा। मतलब कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। याद रखिएगा जिनका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा और मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आप लोग पढ़िएगा आगे जाके कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का क्या होता है, मतलब कि निर्माण होता है, मतलब उसी में रह सकता है। तो स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिमाग के लिए स्वस्थ शरीर होना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें होंगी, दोनों पहलुओं को देखना होगा। अब खेल का बात यहाँ पे कहा जा रहा है, तो खेल के लिए मैं आपको बता दूँ कि खेल क्यों खिलवाया जाता है, ताकि टीम वर्क हो सके, बच्चे एक दूसरे से क्या हो सके, सोशल हो सके, है ना, दूसरे से बिहेवियर क्या हो सके, अच्छा कर सके, है ना। ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे डेवलप करवाना चाहते हैं बच्चों से। ठीक है, कॉपरेशन बढ़े, टीम वर्क मतलब क्या हो गया, समूह में खेलना सीखे बच्चे, सोशल हो सके मतलब सामाजिक हो सके, कोऑपरेटिव हो चुके मतलब कि दूसरों के प्रति क्या हो सके, कॉपरेशन कर सके, मतलब दूसरों का मदद कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो गेम्स के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि गेम्स में आप लोग जानते होंगे कि बिना टीम वर्क का आप लोग कोई भी खेल नहीं खेल सकते हैं। अगर 10 से 12 बच्चे खेल रहे हैं तो वो 10-12 बच्चों को एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जाके खेल पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो सारे डायरेक्शंस हैं, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो इसलिए हम लोग करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सहयोग और भौतिक संतुलन, सभी चीज़ें यहाँ पे मतलब कि इसके अंदर आ गया। डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये सारे ऑप्शंस आपको कि इस दोनों को पहले एलिमिनेट करना था, ये वाला में कन्फ्यूजन था, तो इसमें भी जो सबसे सही सटीक लगेगा उसको आप लोग को टिक करना रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा कि कैसे ऑप्शंस आप लोग को टिक करते चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है व्हाट इज़ स्वयं, स्वयं क्या है। तो स्वयं का मतलब से समझ डाल लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझ सकते होंगे। आप लोग को मैं हिंट कर दे रहा हूँ अगर एग्जाम में आ गया। स्वयं मतलब क्या होता है ना, सेल्फ, मतलब बिना किसी आप लोग समझ सकते होंगे कि फिजिकल, है ना, या फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन, जो टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करना पड़ता है, उसके बिना इंटरेक्शन से सीखना, स्वयं से सीखना। तो वो कैसे सीख सकते हैं, तो वो हम लोग डिजिटल प्रोग्राम से सीख सकते हैं, डिजिटल कोर्सेज से। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। 116 का आपका देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है जिसका स्वयं नाम दिया गया है, और ये आपका मैं बता दूं कि गवर्नमेंट के द्वारा एक क्या बोलते हैं, ये किया गया ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन कोर्स कर सकें, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सभी कंट्री के बेस्ट जो टीचर्स हैं उनके द्वारा ये कोर्सेज क्या किया गया है, तैयार किया गया है। तो इससे क्या हो सके कि वो सभी जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, बहुत ही दूर दूर लोग रहते हैं जो बच्चे, वैसे बच्चे ऐसे कंटेंट्स का फ़ायदा उठा सके, ऐसा इन्होंने मतलब के स्टेप्स लिए थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ताकि सारे दूर दराज के बच्चे भी क्या कर सके, आपके डिजिटल कार्यक्रम के सहायता से सारे जो चीज़ें हैं वो सीख सकें। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्वयं से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। याद रखिएगा कि इस स्वयं का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, ठीक है, लिख लीजिएगा, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना। याद रखिएगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, और ये आप लोग को याद रखिए ऑनलाइन कोर्सेस है। ठीक है, ताकि सारे लोग सीख सके जो भी लर्नर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। द रोल ऑफ ए टीचर इन ए क्लासरूम शुड बी। तो ऑप्शंस देख लीजिए, ए डेमोक्रेटिक लीडर, लोकतांत्रिक नेता, डायरेक्टर, निर्देशक, डिक्टेटर मतलब कि तानाशाह, और नन ऑफ द अबव कोई नहीं।
तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का पहले के सेट में हमने करा रखा है, और वहाँ पे ऑप्शन क्या थे, फ्रेंड था और लीडर था, जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन था, जिसमें से किसी एक ने कमेंट भी किया था कि सर लीडर ना हो के फ्रेंड होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड ज़्यादा सही नहीं है, मित्रवत व्यवहार करना है, लेकिन भूमिका हमारी क्या रहेगी, लीडर की। याद रखिएगा कि यहाँ पे रोल पूछा जा रहा है, कि आपको यहाँ पे व्यवहार नहीं पूछा जा रहा है। मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, लेकिन रोल हमारा क्या होता है, लीडर का। हम लोग को लीडर की भांति वहाँ पर रोल निभाना है, और उनको क्या क्या करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टीचर के तौर पर आपको मैं बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ सारे बच्चों को देते हैं, है ना, सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, ताकि बच्चे क्या हो सके, बच्चे अच्छे से लर्न कर सके। जो भी चीज़ें हैं सारी फैसिलिटीज़, मतलब कि सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं उनको सीखने के लिए, वो चीज़ें हम लोग मुहैया कराते हैं, गाइड करते हैं, उनको क्या करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं, हेल्प करते हैं, और सभी तरह की जो भी इन्वायरमेंट है सबसे सही इन्वायरमेंट देते हैं, ताकि बच्चे क्या करें, अपने लर्निंग के गोल को अचीव कर सके। तो हम लोग एक लोकतांत्रिक नेता की भांति काम करते हैं। हम लोग प्लान करते हैं साथ ही साथ कि हमारे जो स्टेप्स हैं, जो भी हमारे जो लर्निंग के मेथड्स हैं, वो किस तरह से हम लोग को चेंज करना है, या फिर किस तरह से लेना है, ताकि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। एक लीडर की भांति हम लोग काम करते हैं, मैनेज भी करते हैं। ठीक है, एक तरह से जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मुझे लगता है कि एक्टिविटीज़ बच्चों को क्या करवाना है, कैसे क्या करना है, सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम, मैनेजमेंट का काम भी टीचर को करना रहता है। ठीक है, साथ ही साथ काउंसलर का भी काम करते हैं। काउंसलर मतलब कि मार्गदर्शन करते हैं, कौन से गलत चीज़ें हैं, कौन सी सही चीज़ें, वो भी काम किया जाता है। तो वो सारा चीज़ किसके अंदर आएगा, मित्र के सामने आएगा। क्या मित्र तो आपका क्या हो गया, जो आपके बिहेवियर के साथ साथ चले, तो वो तो एक लीडर ही कर सकता है ना, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो इसलिए क्या होगा, एक लोकतांत्रिक नेता, एक डेमोक्रेटिक लीडर। अगर लीडर भी सिर्फ रहेगा ना, तो लीडर आप लोग टिक कीजिएगा, मित्रवत व्यवहार करना है, रोल आपका रहेगा लीडर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग का बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है। अच्छा, पिछला वाले क्वेश्चन में आप लोग देख पाए, आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को पहले एलिमिनेट कर लिया कीजिए। डिक्टेटर आप लोग का हो जाएगा एलिमिनेट, डायरेक्टर की तरह से काम नहीं करना है शिक्षक को, तो ये नन ऑफ द, ये दोनों ऑप्शंस आप लोग कर सकते थे। उसके बाद लीडर, अगर आप लोग को मित्र वाला याद रहेगा, तो मित्र मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि व्यवहार हमको मित्रवत करना है, भूमिका हमारे लीडर की होती है, तो आप लोग को लीडर टिक करना है। और ये नन ऑफ द अबव में आप लोग को किसी भी तरह का मतलब कि कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो इस तरह से एलिमिनेट भी कर लेना है आप लोग को। दो ऑप्शंस तो आराम से छाट सकते हो। उसके बाद अगर दो ऑप्शंस बच जाते हैं, तो आप लोग सही, अगर लग भी रहा है कि ये दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है, तो फिर भी आप लोग बिना कुछ सोचे आप लोग किसी एक को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि 4 क्वेश्चंस में अगर गलत करते हो तो -1/4 मिलता है, मतलब कि 1/4 आपका काट लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ऑप्शन के साथ जाते हैं तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। 4 ऑप्शंस में अगर 2-3 भी सही हो जाते हैं, तो वो जो आप नेगेटिव मार्क लाते हो उसको वो क्या करेगा, ओवरकम कर लेगा, मतलब कि उसको बैलेंस कर देगा। तो उसके कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक आप ही को फ़ायदा होने वाला है, कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। तो अगर 2 ऑप्शंस में कभी भी आप लोग को कन्फ्यूज़न हो, तो आप लोग बेझिझक आप लोग एक ऑप्शन के साथ चले जाइएगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ऑफ ए हेडमास्टर इज, बोलता है प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है। तो ये याद रखिए कि वो प्लानिंग का भी काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी काम करते हैं, सारा चीज़। तो क्या हो जाएगा, स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुशल प्रशासक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सारा काम वही करना है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो याद रखिए कि वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या, उनको सिर्फ डिलीवर करना है लेक्चर नहीं, उसके पहले भी उनको प्लानिंग करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था, बच्चों का केयर भी करना है, इवेलुएट करना है, फीडबैक इसका, ये फीडबैक के अंदर आ गया। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये फीडबैक के अंदर आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जो क्लास में टीचिंग का काम करते हैं, लेक्चर लेना टीचिंग का काम, तो सारी चीज़ें उनके साथ आती हैं। तो एक तरह से पूरे शिक्षण कार्य को उनको व्यवस्थित करना पड़ता है, सारा चीज़ उनको प्लान करना पड़ता है। पहले प्लान करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, फिर इंटरेक्शन करना पड़ता है बच्चों के साथ, मतलब टीचिंग करना पड़ता है। उसके बाद फिर फीडबैक लेना पड़ता है, फिर रीप्लान करते हैं। तो ये सारा चीज़ आप लोग का क्या हो जाएगा, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। ये ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, ये वाला सेट का। तो विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, मोरालिटी, इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण, व्यवहार और नैतिकता। ये क्वेश्चन मैंने पहले आप लोगों को करवा दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले सेट्स में मैंने करवा चुका है। इच्छा शक्ति, ठीक है, तो ये आप लोग का जो भी आपके भावनाएं हैं, ठीक है, जो भी इच्छा हैं, वो क्या हो सकता है, आप लोग इसी से कंट्रोल कर सकते हैं, विल पावर से। तो ये तो आप लोग का कैरेक्टर तो इससे विकास होता ही होता है ना। इसी के आधार पे आपका चरित्र विकास हो जाता है, डेवलपमेंट। क्या है कि विल पावर जैसा रहेगा, आप उससे हिसाब से आप अपना जो भी मन में जो चीज़ें आती हैं वो उसका आपको कंट्रोल भी करना है, और जो चीज़ में आपको फोकस करना है वो विल पावर ही आपको पावर क्या कहते हैं, पावर हाउस का काम करेगा, आपको एनर्जी देगा। आगे देखिए कंडक्ट एंड बिहेवियर, है ना। आचरण का मतलब कि अर्थ क्या होता है, आचरण का क्या मीनिंग हुआ। आचरण
आचरण का मतलब क्या हुआ, कंडक्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी कार्य को सही दिशा में आगे बढ़ाए रखना, आगे चलते रखना। आचरण का ये रखना मतलब कि उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना, है ना। और बिहेवियर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा आप लोग सामाजिक मानदंड जैसा भी है, जो भी सोशल रिक्वायरमेंट्स आप उसके हिसाब से कैसा बिहेव करते हो, ठीक है। और नैतिकता तो रहना ही है ना। नैतिकता को आप सीधे तरह से ये बता सकते हैं कि जो भी हमारे ट्रेडिशन है, जो भी हमारे जो मोरल्स हैं, इथिक्स हैं, वो सभी को हम कैसे सभी के साथ, दूसरों के साथ कैसे एक मतलब कि उनके साथ कैसे हम बिहेव करते हैं, उन सभी को लेकर, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये ऑप्शन मैंने पहले भी करवा दिया था, तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं आपके लिए। यहाँ से देखिए गाइज, हम लोग जो आप लोग के इग्नू के एग्ज़ाम्स हुआ है, उसके जो बीएड के एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस है वो करवाने जा रहा हूँ। ये जान लीजिए कि आप लोग के भी लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो भी एप्टीट्यूड का एंट्रेंस एग्जाम है। एप्टीट्यूड का एंट्रेंस एग्जाम का ही मैं लेकर आया हूँ। तो देख लीजिए, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है ना, अभिभावकों का मतलब गार्जियंस का, फिर आपका अध्यापकों का, शिक्षार्थियों का, समाज का। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, 56 का हो जाएगा टीचर्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, टीचर्स का, है ना। शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण कौन करते हैं, अध्यापक। याद रखिएगा अध्यापक। और शिक्षार्थी मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स। क्या होता है, स्टूडेंट्स। याद रखिएगा शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट्स बोलना चाह रहा है, जो शिक्षा को ग्रहण करता है। 57 नंबर देखिए, पूछ रहा है विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है, मतलब विद्यार्थियों की मदद करता है ना। विद्यालय अपने कार्यक्रम से तो क्या करता है, संस्कृति ग्रहण करने में, संस्कृति का विरोध करने में, अन्य संस्कृति की उपेक्षा करने में। तो देखिए, विरोध करना और उपेक्षा करना तो होगा नहीं, और संस्कृति ग्रहण करने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन्हें संस्कृति संपन्न बनाने के लिए, संस्कृति को अपने आप में समा लेना, है ना। तो ये आपको ज़्यादा सही रहेगा, संस्कृति संपन्न करना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, इंग्लिश वाले देख सकते हैं, पूछ रहा है कि द स्कूल थ्रू इट्स प्रोग्राम हेल्प स्टूडेंट्स टू, तो क्या हो जाएगा, एसिमिलेट कल्चर, प्रोटेस्ट कल्चर तो नहीं होगा, इग्नोर अदर कल्चर नहीं होगा, मेक देम कल्चर्ड सबसे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर में हम लोग चलते हैं। 58 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि सभी परीक्षार्थियों, शिक्षार्थियों को मतलब विद्यार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए। गृह कार्य में रुचि करने के लिए क्या करना चाहिए, एक समान स्तर के हमको होमवर्क देने चाहिए, केवल पुस्तकों में से हमको होमवर्क देना चाहिए, पुस्तक के बाहर से या शिक्षार्थियों के योग्यता अनुसार। आप लोगों को मैंने बताया था ना, शिक्षार्थियों के योग्यता अनुसार दिया जाता है कभी भी क्लासरूम में। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश वाले, टू मेक ऑल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन होमवर्क इट शुड भी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, मैंने आप लोगों को समझाया था कि कभी भी क्लासरूम में हम क्या करते हैं, वीक स्टूडेंट्स जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्लो क्लास लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, स्लो क्लास लेते हैं। और जो ब्राइट स्टूडेंट्स रहते हैं उनको साइड से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा संकेत करते चलते, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो और जो नया चीज़ भी सीख सके। तो उनको साइड से भी हम लोग डायरेक्शन देते हैं, लेकिन वीक बच्चों के हिसाब से क्लास लेते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, IQ के हिसाब से हमको उनका होमवर्क देना पड़ेगा, उनके योग्यता के अनुसार देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है ना आप लोग का, कि नवोदया जो स्कूल्स है, जो नवोदय के स्कूल्स है, हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड टू, इस्टेब्लिश किए गए हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में स्कूल बढ़ाने के लिए, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज़, रूरल एरिया में अच्छी विद्या मतलब अच्छा एजुकेशन देने के लिए, कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज़। हिंदी में देखिए, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई किन कारण से, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की संख्या बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा के लिए, सर्व शिक्षा अभियान की पूर्ति के लिए, और शिक्षा में अपव्यय को रोकने के लिए। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा 59 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये कब इसका जो है 1986 से, है ना, ये आप लोग का जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से क्या हुआ था, सभी को स्टार्ट किया गया था देने के लिए, ठीक है। और सारा इसको जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1986 में हुआ और दिया जाने लगा। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज़, है ना, ताकि मॉडर्न नॉलेज जो है एजुकेशन है उनसे सभी बच्चों को जोड़ सके। उसी प्रकार से KVS आप लोग को याद रखना है कि 1963 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, और उस टाइम से नवोदय KVS स्कूल्स बनने लगे थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना था आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है ना, कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज़, बोलते हैं इफेक्टिव टीचर का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो याद रखिएगा, एक सख्त अनुशासक गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए, ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन गलत हो जाएगा, डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट आउट, ये आप लोग को कन्फ्यूज़न कर सकता है, एक गुड मोटिवेटर और गुड रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, तो ये दोनों में आप लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है।
एक पढ़ाए जाने वाले विषय का अच्छा गहरा ज्ञान होना, एक अच्छा प्रेरक होना, मोटिवेटर होना भी ठीक है, लेकिन क्या वो सबसे शिक्षा का गुणवत्ता का सबसे मेन चीज़ यही कि सिर्फ मोटिवेट करना, ये नहीं हो सकता। तो ये दोनों हमको नहीं लग रहा है। आप लोग को मैं बता दूं कि ये दोनों ऑप्शन में आप लोगों को कन्फ्यूज होगा। तो याद रखिएगा कि विषय का गहन ज्ञान होने के साथ साथ शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय भी होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शिक्षार्थियों के साथ, क्योंकि टीचर अगर आप हैं तो आपको सब एक सब्जेक्ट का आपको डीप नॉलेज होगा ही, तो क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय। 3 ऑप्शन बट आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को मैंने पहले करवा दिया था। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए कि बेसिक शिक्षा की, है ना, बेसिक शिक्षा मतलब आधार शिक्षा भी उसको बोला जाता है, या नींव शिक्षा, है ना, नींव शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा किया गया, 61 का क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी द्वारा। याद रखिएगा 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, बोलता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगत व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तिगत ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा 62 का क्या आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, है ना। तो दिया हुआ है कि विद्यार्थी समूह में हमेशा अच्छा सीखता है। विद्यालय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ऐसा कहा गया। इससे अध्यापकों द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी जो अनुशासित करने को अच्छे मौके प्रदान होते हैं। बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान क्या हमको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है, तो यही हो जाएगा ना, इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है। कुछ बच्चे जल्दी तेज़ी से विकास कर जाते हैं, जिनका दिमाग तेज़ी से चलता है, भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते भी हैं। तो उसके हिसाब से हमें यही हमको ध्यान में रखना रहता है। ठीक है, तो ये हमेशा अच्छा सीखता है, ये तो गलत हो गया कि हमेशा बच्चे सही सीखते हैं क्या, नहीं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ऐसा कहा गया, नहीं। इससे अध्यापकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासन का भी हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हो जाएगा भिन्न भिन्न दरों से सीखते हैं। तो ये आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, यही आपका सही हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात नहीं किया जा रहा है, ग्रुप्स का भी यहाँ पे नहीं बात किया जा रहा है। इंडिविजुअल अटेंशन हम लोग देते हैं तो यही देखते हैं कि कौन से बच्चे किस हिसाब से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 में पूछ रहा है, यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो इससे काम करने में सुगम हो तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए यार, बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए, ये भी डाउट पर मतलब ये थोड़ा सा रुकिए। उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए, हाँ उनको जैसा मर्जी है ना उसको अपने हिसाब से अनुमति दे देना चाहिए, ये आपका सही है। चिकित्सा के लिए क्यों भेजेंगे यार, क्या किया है उन्होंने, ठीक। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इफ़ ए चाइल्ड राइट्स विथ हिज और हर लेफ्ट हैंड एंड इज़ कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स, और वो आराम से कर सकता है ना, सी और ही शुड बी क्या हो जाएगा, अलाउड हिज प्रेफरेंस। 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, पूछ रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं फॉलोइंग, उनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, देखिए अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग को मैं कुछ बता देता हूँ लर्निंग के बारे में, ठीक है। देख लीजिएगा क्या रिलेशनशिप है, आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। और लर्निंग और टीचिंग दोनों में रिलेशनशिप देखिएगा, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, हम ध्यान से आप लोग देखिएगा। इन एनी सिचुएशन, ठीक है, इन एनी सिचुएशन लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, जब भी एक्वायर करते हैं, इन एनी सिचुएशन मतलब किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, जब हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, या लर्निंग ऑफ नॉलेज क्यों कब बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लर्निंग ऑफ नॉलेज कब बोलेंगे, जब क्या हो, हम लोग थ्रू एक्सपीरियंस है ना, एंड क्या प्रैक्टिस, या फिर ये बोल सकते हैं एंड ट्रेनिंग। देखिए क्या बोल रहे हैं ना, किसी भी परिस्थिति में हम लोग एक्वायर करते हैं, तो एक्वायर करना मतलब क्या करना, ग्रहण करना। लर्निंग ऑफ नॉलेज कब बोल सकते हैं, ऐसा कब हो सकता है, कब हम बोल सकते हैं कि लर्निंग ऑफ नॉलेज कब बोल सकते हैं, जब हम अपने एक्सपीरियंस मतलब अपने अनुभव के हिसाब से, प्रैक्टिस मतलब अपनी
प्रैक्टिस मतलब क्या बोल सकते हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे, ट्रेनिंग। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में, याद रखिएगा, इसके बाद का जो लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसके बाद ये होता है, ये होता है, तो इसके बाद जो लाइन ड्रॉ होगा क्या होगा, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, रिलेटिवली पहले से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो तभी हम बोल सकते हैं कि हम लोग क्या किए हैं, एक्वायर किए हैं, लर्निंग हुआ है, सही डायरेक्शन में हुआ है। ताकि तक कब बोलेंगे लर्निंग सही डायरेक्शन में हुआ है, जब बिहेवियर में चेंज आएगा और परमानेंटली आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी सिचुएशन में लर्निंग है ना ऑफ नॉलेज कब बोलेंगे, या एक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, सीधा जानिए लर्निंग ऑफ लैंग्वेज कब बोलेंगे, जब थ्रू एक्सपीरियंस, शॉर्ट में बता रहा हूँ, थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, है ना, या फिर एंड हम लोग ट्रेनिंग भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज इन बिहेवियर आ जाता है, क्या हो जाता है, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, रिलेटिवली होना चाहिए, पहले से कुछ ना कुछ आना चाहिए, चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, किसको बोलेंगे, लर्निंग समझ में आ गया, पहले से बिहेवियर में जो चेंज आता है, हमको कुछ दिखना चाहिए तभी लर्निंग बोलेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली है, संवेगात्मक, सकारात्मक और संतुष्टि करने वाला हो। तो 64 का आपको सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा हो जाएगा आपको 64 का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। क्योंकि देखिए, बच्चों द्वारा गलतियां करना दर्शाता है कोई अधिगम नहीं हुआ, ये नहीं। अधिगम के किसी भी स्तर पर संवेगात्मक कार्यों को प्रभावित नहीं करता, गलत है। अधिगम मूलभूत रूप से एक मानसिक गतिविधि नहीं। यहाँ पे क्या दिया है कि अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, देखिए सकारात्मक होना ही चाहिए और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 64 में क्या हो जाएगा, लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन इन्वायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर लर्नर्स। तो याद रखिएगा, लर्निंग की प्रोसेस है आपका ह्यूमन बिहेवियर के लिए, याद रखिएगा, ठीक है, कि जब भी ह्यूमन के जो व्यवहार हैं, याद रखिएगा व्यवहार है, उसमें कुछ हमको चेंजेस नज़र आए, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और पहले से रिलेटेड, और जो पहले वाले व्यवहार थे उसमें कुछ हमेशा के लिए अंतर आना चाहिए रिलेटिवली, तो ही हम बोलेंगे कि लर्निंग हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी आप लोग बोलेगा कि सर एग्जाम्पल के लिए बताइए, तो परमानेंट में किस तरह से प्रभाव आता है मैं बता रहा हूँ। अभी कोई भी जो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, ध्यान से सुनिएगा, 6th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है अपने बेंच से जैसे उठता है, ठीक है, और खड़ा होने का जो तरीका है, चलने का तरीका है, थोड़ा सा आपको लगेगा मतवाला टाइप का है। मतवाला मतलब थोड़ा सा जो दुनिया का कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, तो इसको जो बिहेवियर है, लेकिन वही जो ग्रेजुएट है जो बच्चा, ठीक है, उसके चलने के तरीके में और उनके देखने के तरीके में आपको क्या नज़र आएगा, गहराई नज़र आएगा। आपको क्या लगेगा कि बच्चा सोच के चलता है, या फिर ज़्यादा, जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, बिना सोचे समझे चलते दौड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये बच्चे जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है, अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू लर्निंग क्या हुआ, इनके बिहेवियर में चेंज आ गया, ठीक है। तो ये बिहेवियर अब चेंज हो गया समय के साथ। फिर आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, आप अभी तक नहीं जानोगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि सभी स्टेट्स होते हैं और सभी स्टेट्स के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इंडिया में। आपको सिर्फ ये पता है कि इंडिया में, ये मैं कोई भी स्टेट बता दे रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट वाइज समझ लो या फिर जो स्टेट वाइज, चलो मैं इंडिया मान लेता हूँ ये, ठीक है। तो इंडिया में आपको यही लगता है कि रूल्स वगैरह सब एक जैसे होते हैं, तो आपके बिहेवियर में क्या रहेगा कि हम कहीं पे भी स्टेट में जाएंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि सारे स्टेट्स क्या हैं, बॉर्डर्स से क्या हैं, डिवाइड किए हुए, इधर उधर बटे हुए हैं, तो क्या सभी में रूल्स एक जैसे हैं, नहीं, तो आपको पता चलेगा नहीं, सारे जो स्टेट्स के हैं आपको कोई सिखाएगा, बता देगा कि सारे स्टेट्स के ऐसे ऐसे हैं और सारे के अलग अलग रूल्स होते हैं। कहीं हो सकता है कि आपको नॉनवेज खाना मना हो तो कहीं पे भी अलाउ हो सकता है कहीं पे आप सिविल ड्रेस में कहीं कॉलेज जा सकते हो तो कहीं कहीं नहीं जा सकते, तो सारे के रूल्स रेगुलेशन अलग हो गए। तो अब जो आपका बिहेवियर होगा चेंज हो जाएगा। अब आपको जो बाकी स्टेट्स का देखने का जो आपका जो अपना दृष्टिकोण होगा वो चेंज हो जाएगा। आप सारे जो स्टेट्स हैं आप उनको अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया
परमानेंट चेंज। तो ये आपको मैं बता रहा था कि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने बता दिया कि बिहेवियरल चेंज जो होता है परमानेंट, उसी को हम लोग लर्निंग बोलते हैं। तो क्या होता है, ये कैसे आता है, तो थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स रिमेन बिजी एट होम, स्टडी एट होम, मे बी चेक्ड फॉर देयर प्रोग्रेस और मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। देखिए रिमेन बिजी, उनको बिजी करने के लिए तो हम लोग नहीं ही देते हैं। चलिए हिंदी में देख लेते क्या बोल रहा है ना। गृह कार्य देने का लाभ क्या है कि शिक्षार्थी घर पर व्यस्त रहते हैं, घर पर पढ़ते हैं, उनकी तरक्की का आकलन किया जा सके, स्वाध्याय की आदत विकसित हो सके। तो घर पे हम लोग उनको व्यस्त करने के लिए, बिजी करने के लिए तो नहीं ही देते हैं, ठीक है। घर पर पढ़े उससे भी हमको कोई मतलब नहीं। आपको मैंने बताया था ना कि प्राइमरी स्कूल में गृह कार्य देना बंद कर दिया गया है ताकि क्या हो, उनको बर्डन कम हो और वो है ना टेक्सचुअल ज़्यादा ना पढ़े, जाके टेक्सचुअल ज़्यादा लिखे नहीं बल्कि पढ़े, अपना करके सीखे, तो उनकी तरक्की का आकलन किया जा सके। और ये स्वाध्याय की आदत विकसित करना, ये दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मे बी चेक्ड फॉर देयर प्रोग्रेस और मे हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, दोनों आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चे थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें और घर में जाएं और उनका सेल्फ स्टडी का जो आदत है वो लगे, है ना। तो ये हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ताकि जो भी हम आकलन भी बाद में कर सके कि कैसा सही हम जो मतलब गोल जो हमारा है, जो गोल हम लोग को चाहिए, अपेक्षित जो हम लोग को डिफरेंस चाहिए, अभी मैंने आपको बताया पहले क्लासों में, वो डिफरेंस हमको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए और हैबिट भी चाहिए कि सेल्फ स्टडी बच्चे करें। तो ये डेवलप करने के लिए हम लोग होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंस सकते हो। तो सब अध्याय की आदत विकसित करने के लिए उनकी तरक्की का आकलन किया जा सके, ये भी है सही, लेकिन ज़्यादा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है कि एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है, एक भ्रमण हेतु अन्य लोगों को कार्य करते हुए देखते हुए तो क्रिया का अर्थ जानने के लिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ए फील्ड ट्रिप इज अरेंज्ड फॉर मेकिंग एन एक्सकर्शन सो अदर पीपल डूइंग थिंग्स नन नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन। तो देखिए सारा चीज़ जितना भी चीज़ दे रहा है ना, ए फील्ड ट्रिप में जब हम बच्चों को ले जाते हैं तो हम लोग क्षेत्र भ्रमण में इसलिए ले जाते हैं कि भ्रमण भी हो जाए, बच्चों का क्रिया का अर्थ जान जाए, अन्य लोगों को कार्य करते हुए भी देखे। तो उपरोक्त सभी सारा चीज़ उनसे वो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से वो बच्चे सीख सकते हैं, तो वो सारा चीज़ हो जाएगा, है ना। ऑल ऑफ द अबव, सारा चीज़ वहाँ से बच्चे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स आर पैसिव इन प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड और इंक्वायरी मेथड। बोलता है कि विद्यार्थी जो होते हैं, शिक्षार्थी सुस्त होते हैं किस में होते हैं, प्रोजेक्ट विधि में, व्याख्यान विधि में, खोज विधि में, प्रश्नात्मक। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो प्रश्नात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। व्याख्यान विधि में क्या होता है ना, ये टीचर सेंट्रिक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है, यहाँ पे टीचर सेंट्रिक है ये, ठीक है। ये एक जो मेथड है टीचर सेंट्रिक है, मतलब टीचर यार मतलब आएगा बोलते जाएगा अपना लेक्चर लेते जाएगा, बच्चे बोर हो रहे उब रहे हैं, कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, टीचर क्या हो गया, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट हो गया, टीचर टी से टीचर एक्टिव पार्टिसिपेंट हो गया, एक्टिव पार्टिसिपेंट, है ना। और स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पैसिव लिसनर्स, मतलब सुनते जा रहे हैं, लिसनर्स हैं बेचारे, बहुत बेकार लगता है नहीं। तो ये आपका हो गया, टीचर आएगा मोर एंड लेस क्या करेगा, कंटिन्यूसली अपना क्लास लेते जाएगा, सारा चीज़ लिखेगा और जो भी उनको फैक्ट्स बताने सारी चीज़ वो डील करते जाएंगे। बच्चों को सुनना है और सारे फैक्ट्स क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। तो ये बहुत ही मतलब कि सुस्त हो जाते हैं बच्चे, तो लेक्चर मेथड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, टीचर जो भी टॉपिक लेना रहता है, लेक्चर लेना रहता है, डिफरेंट टॉपिक्स पर लेते हैं और बच्चों को सुनना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स, है ना, पूछ रहा है कि प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है। क्या क्या ऑप्शन दिया है, विज्ञापनों का प्रभाव, मनोरंजन का प्रभाव, उपयोग के नकल का प्रभाव, प्रयोग का प्रभाव, है ना। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, इफेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इमिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कंजप्शन और इफेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो देखिए याद रखिएगा ना कि क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में, कि इसमें हम जो है बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, है ना। कैसे करते हैं कि जो भी दूसरे लोग करते हैं, जो भी एक्शंस करते हैं दूसरे लोग, ठीक है, दूसरे लोग जो भी एक्शंस करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद जो
उनका जो तरीका है ना, बिहेवियर है, वो जब हम अपने में ले आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम अपने में क्या करते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं, मतलब कि जो दूसरे का जो बिहेवियर था हम देखकर अपने में ले आते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, इमिटेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, याद रखिएगा, उपयोग के नकल का प्रभाव। तो इस तरह से देखिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, आप लोग करते चलो। और जो लोग फर्स्ट बार चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, मैं फिर से बता रहा हूँ, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाना है। कैसे जुड़ना है चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ, लेकिन जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए सभी अपडेट और यूट्यूब जानकारी के लिए आपको यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। इसके अलावा देखिए यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता है लर्नर्स ग्लोब है, इंस्टाग्राम आईडी आप लोग लर्नर्स ग्लोब जो दिख रहा है ना, लर्नर्स ग्लोब LEARNERSGLOBE सभी एक साथ है, इसको जरूर आप लोग फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारा अपडेट मिलते रहता है। और नवाबा, ये दोनों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग जरूर से फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम आईडी देख लीजिए लर्नर्स ग्लोब, टेलीग्राम में भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए चैनल, और आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, है ना। कोई भी अपडेट रहेगा तो यहाँ पे दिया जाएगा, तो ये आप लोग को आज जुड़ जाना है। जब भी देख रहे हो वीडियो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ और कोई नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।